तीनों जो भ्रष्टाचार में जो एमएलए पकड़े गए इनको हटाया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, इनकी विधायकी को खत्म किया जाए। अब ऐसे वजह से 2 सीट एससी रिजर्व, 1 सीट आरएलपी की हनुमान जी के वहां से लड़ते हैं। मुझे लगता है जैसे अभी ये चुनाव होता तो जैसे बयाना की सीट है और एक वो हिंडौन की सीट है। अब मैंने सोच रखा था अगर चुनाव हो जाए तो हिंडौन की सीट पे हम कोई थर्ड मोर्चे से ऐसा कैंडिडेट उतार दें। बात की अब 3 चुनाव आप लड़ चुके हैं, चौथे की तैयारी कर रहे हैं। अगर राजस्थान में उपचुनाव हो जाते हैं, इतना धन बचा भी है आपके पास? मेरे पास तो धन, मैं जब पहला चुनाव में छबड़ा लड़ा तब भी नहीं था और अमता लड़ा तब भी नहीं था, ना देवली में था। देखिए ईमानदारी से तो नहीं हो सकता, मेरे से तो कभी नहीं। मैं तो अभी भी किराए का मकान लेता हूँ, तो एक ईमानदारी से तो नहीं हो सकता। अब लेकिन हो सकता है किसी को निर्मल का काम पसंद आ गया हो, कोई भामासा ऐसा मिल गया हो, 1000-2000 करोड़ का व्यक्ति मिल गया हो। और वो कई, क्योंकि मैंने देखा राजनीति में कई लोग ऐसे भी होते हैं। अभी मैं जब अनशन पे बैठा, भूख हड़ताल पे बैठा, तो लोगों को लगा कि यार ये सही काम के लिए लड़ाई लड़ रहा है, सही काम के लिए संघर्ष कर रहा है। और जब मैंने कहा कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपए की मदद की जरूरत है, मैं 1 करोड़ रुपए उनको दूंगा जो पीड़ित परिवार है, तो लोगों ने 24 घंटे में 1 करोड़ रुपए दे दिए। अब अगर कहीं कोई भामासा, बड़े भामासा उनको मिल गए हों और वो चाहते हैं कि भाई निर्मल अच्छा काम कर रहा है, छात्र संघ से निकल के आया, या आगे बढ़ सकता है, और वो उसको गाड़ी दिला रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है? तो व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ बूढ़ा साहब का मेरे ऊपर व्यक्तिगत तौर पर एहसान है उनका। उन्होंने मेरी मदद करी है, तो वो किसी भी परिस्थिति में रहे मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। जहाँ भी मेरे से जितना भी सहयोग होगा बूढ़ा साहब के लिए, वो मैं सहयोग करने का उनके लिए प्रयास करूँगा। और यही मेरी शैली है, जो मदद करेगा उसके लिए हर स्तर पर मदद करेंगे, और जो नुकसान करेगा। इतना भी गुमान ना कर, अपनी जीत पर है बेखबर, तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो मेरी हार के हैं। अंत में नरेश मीणा चुनाव हारे, लेकिन उसके बाद से लगातार एक्टिव हैं। लोगों का बेतहाशा प्यार मिल रहा है, जहां भी जाते हैं वहां भीड़ अपने आप खड़ी हो जाती है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मत्स्य नगरी अलवर में है, और अलवर में भी नरेश मीणा को खूब प्यार मिल रहा है। नरेश मीणा से सीधी बातचीत करते हैं। और अलवर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे युवाओं को लेकर? मैं आज एक पत्रकार साथी के कार्यक्रम में आया था, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने स्वागत किया, लोग मेरे साथ रहे। और ये अलवर का प्यार आज से नहीं, मैं जब से छात्र राजनीति में रहा हूँ तब से अलवर से भी बहुत सारे छात्र और छात्र नेता राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हैं। यहाँ से मनीष यादव, ललित यादव और बहुत सारे ऐसे युवा नेता थे जो हमारे वहाँ से आते थे। तो मेरा अलवर से जुड़ाव बहुत पुराना है, छात्र राजनीति के टाइम से है। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि वो लगा, वो प्यार, आशीर्वाद अभी तक मेरे साथ बना हुआ है। इसके लिए मैं अपने आप को भगवान को धन्यवाद देता हूँ। नरेश जी कहते हैं कि कभी कभी ज्यादा प्यार भी खतरनाक हो जाता है, तो आपके जो ये समर्थक हैं इतना प्यार आप पर लुटाते हैं, कभी कभी लगता है आपको कि थोड़ा कम मिलना चाहिए, या जो जोश है वो थोड़ा कम होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमें जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से राजस्थान में राजनीतिक परिवर्तन चाहते हैं, उसके लिए जोश बना रहे, प्यार बना रहे। और मुझे तो लगता है कि 2028 में बहुत ज़्यादा आशीर्वाद और समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इस समर्थकों से ज़रूर कहता हूँ कि इस जोश को बरकरार रखें। अभी 3 साल है चुनाव को, तो समय आने पर जोश और जो भी मन में है उसको करेंगे। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ और ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है। बिल्कुल, लोगों का प्यार आपको बहुत मिल रहा है। चूंकि आपने 2028 की बात की, सीट डिसाइड हो गई? देखिए, मेरे मन में सब कुछ, मेरा प्लान है, मुझे कहाँ से लड़ना है, कैसे लड़ना है, कैसे 2028 में मेरी खुद की और मेरे साथियों को किस तरह से मैं विधानसभा में पहुंचा पाऊं, इसके लिए प्रयासरत हैं और उसी पे काम कर रहा हूं। कौन सी सीट होगी? हाड़ौती की होगी, पूर्वी राजस्थान की होगी, कौन सी होगी? देखिए, ये कभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं 2 जगह से चुनाव लड़ूंगा, ये तय कर रखा है मैंने। और मैं अभी पिछले 3 चुनाव लड़ा। मैं अपना भी काम करता हूँ, खुद चुनाव लड़ा। मैंने आगे बढ़कर कभी किसी का विरोध नहीं किया, लेकिन जब मैं मेरी लकीर को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, उसको कोई रोकने का प्रयास कर रहा है या बिना वजह मुझे कमज़ोर करने का कोई राजनीति में प्रयास करते हैं, तो वो लोग भी अपनी नज़र में है कि 2028 में
उनका भी बराबर में हिसाब करना है। इन लोगों ने हमें कमज़ोर करने का प्रयास किया, तो अभी 28 आने दो। अब तक मंथन भी हो गया होगा, ये भी पता चल गया होगा कि नरेश मीणा को कौन कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। हाँ बिल्कुल, अभी देखा होगा ना आपने अंता के चुनाव में किस तरह से लोगों ने व्यक्तिगत, कुछ लोग जो, क्योंकि वहाँ कांग्रेस बीजेपी दो राष्ट्रीय पार्टियां लड़ रही थी, लेकिन उन्होंने ना भी आपस में उन्होंने बात की, केवल मेरे को टारगेट किया। कई लोगों ने तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे नुकसान करने का व्यक्तिगत तौर पर टारगेट किया, तो समय आने पर उनका भी हिसाब करेंगे। क्या वो कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं? मेरा नुकसान कांग्रेस के ज़्यादा लोगों ने किया। बीजेपी वाला तो जो प्रत्याशी था वो मैंने भी उसका कुछ नहीं बोला, ना उसने मेरे लिए बोला। बीजेपी ने ये जरूर था कि सत्ता है तो सत्ता का प्रयोग करके, और जो भी सत्ता के थ्रू मुझे कमज़ोर कर सकते थे वो किया। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर तो मुझे कांग्रेस के जो 2-3 नेता थे, और विशेष रूप से अशोक जी चांदना, टीकाराम जी जूली, इन लोगों ने तो प्रेस्टीज बनाकर, और केवल ये कि इसको कैसे भी विधानसभा में जाने से रोका जाए, उनका मेन मकसद एक ही था कि वे नरेश मीणा को विधानसभा में नहीं जाने दें। पर नरेश जी, चूंकि वो भी अपनी पार्टी का कर्तव्य निभा रहे थे, उनकी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में था, तो ऐसे में क्यों उन्होंने उनके मुंह से एक बार भी पूरे चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मैंने एक शब्द नहीं सुना। सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, और मेरे खिलाफ बोले और ऐसी ऐसी बातें बोले कि डुक वाला नेता आ गया, इसको आगरा के पागल खाने में भर्ती करा देना चाहिए, ये चंदे के लिए चुनाव लड़ता है। इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां उन्होंने कर करके जो मेरा नुकसान किया, तो समय बताएगा। शायद वो अपनी टक्कर आप ही से मार रहे हो, ये भी तो हो सकता है। अब वो जो उनका था, उनका ये नहीं था, उनका कुछ अलग ही प्लान था। उनका प्लान था कि नरेश मीणा को उकसाया जाए, नरेश मीणा से ऐसा कोई वो करवाया जाए जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े, सामंजस्य बिगड़े। लेकिन मैंने चुनाव में बड़े धैर्य और शांति से मैं चुनाव लड़ा, और क्योंकि कांग्रेस बीजेपी में बहुत सारे नेता थे, और विशेष रूप से कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे नेता थे जो ये जानते थे कि इसमें ताकत है, ये चुनाव बार बार टिकट मांग रहा है, फिर भी पार्टी में इसको टिकट नहीं मिलने दे जा रहा जानबूझ के। तो उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कुछ गिनती के काउंटेड लोग जो केवल ये कि हमें हमारे हाड़ौती पे कब्जा रहे, पूरी हाड़ौती में हम ही टिकट बांटे, हम ही मालिक रहे कांग्रेस के, उन लोगों ने रोकने का प्रयास किया। अब चूंकि अंत में आपकी हार हुई, 3 विधानसभा चुनाव आप हार चुके हैं, मंथन कर लिया होगा क्या कमी रही, तो अब आपको ऐसे में लगता है कि जो आने वाला चुनाव होगा वो और मजबूती के साथ लड़ा जाएगा? देखो, बीच में कोई उपचुनाव हो जाए तो अलग बात है, और अगर कोई उपचुनाव ऐसी जगह हो गई जहाँ पे अगर मुझे लगता है, मैंने तो कहा भाई अभी जो तीनों जो भ्रष्टाचार में जो एमएलए पकड़े गए इनको हटाया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, इनकी विधायकी को ख़त्म किया जाए। अब ऐसे में जैसे 2 सीट एससी रिजर्व, 1 सीट आरएलपी की हनुमान जी के वहाँ से लड़ते हैं। मुझे लगता है जैसे अभी ये चुनाव होता तो जैसे बयाना की सीट है और एक वो हिंडौन की सीट है। अब मैंने सोच रखा था अगर चुनाव हो जाए तो हिंडौन की सीट पे हम कोई थर्ड मोर्चे से ऐसा कैंडिडेट उतार दें, क्योंकि हिंडौन के जातीय समीकरण थर्ड मोर्चे के पक्ष में है, तो वहाँ भी ट्राई कर लेते, एक प्रयोग कर लेते आम चुनाव से पहले। वो हमें भी पता लग जाता कि थर्ड मोर्चे में कोई वैक्यूम है कि नहीं है, तो लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब मेरा ये मन है कि 2028 का जो चुनाव है उस पर केवल खुद की सीट कौन सी होगी या खुद कैसे एमएलए बनूंगा इस पर ध्यान नहीं है। मेरा ध्यान है कि मेरे कम से कम मैं जाऊं तो मेरे साथ 5-10 साथी और भी मेरे साथ विधानसभा में जाए, जो बेचारे मेरे साथ काम कर रहे हैं। वो 5-10 लोग वही जाएंगे, लेकिन जो ना पहले कोई एमएलए घर में पैदा हुए, ना जिनके बाप एमएलए मंत्री रहे, वो साधारण जो छात्र राजनीति से निकल कर या पंचायत राज की राजनीति से निकल कर जिन्होंने खुद ने राजनीति में काम कर रहे हैं, मुकाम पाने की प्रयास कर रहे हैं मेरी तरह, उन लोगों को कहीं बैठेगा तो उन लोगों को साथ लेके जाएंगे। तो क्या ये मानना चाहे कि अगर आज भी राजस्थान में उपचुनाव हो जाते हैं तो नरेश मीणा एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अगर कहीं उपचुनाव होता है परिस्थितियां मेरे अनुकूल बनती है, ऐसा है। देखो आचल बहन, ऐसा लगता है कि नरेश मीणा कहीं लड़ रहा है, लेकिन वोट आया ना, अंता में मुझे वोट मिला, छबड़ा में वोट मिला, देवली उनियारा में वोट मिला, तो हमें भी तो अपना देखना पड़ता है कि हम कितने उसमें हैं। अभी मुझे लगता है कि अंता में मेरे वोट नहीं थे तो नहीं लड़ता, लेकिन
कितना सा वोट होगा, 100 वोटों का फर्क रहा मेरे और बीजेपी में। और वो भी इसलिए रहा कि मेरे ही नाम के एक नरेश मीणा नरेश नाम से कैंडिडेट था जो 800 वोट ले गया, चौथे नंबर पे था वो रहा। तो इसलिए, नहीं तो वहाँ भी सेकंड ही था मैं तो। और वहाँ भी अगर जिस तरह का धन बल का प्रयोग हुआ, करोड़ों रुपए मतलब वहाँ बांटे गए, पैसा बांटा गया और पैसा पकड़ा गया, ये सिद्ध करता है कि भाई पैसा बंटा। तो उसके बावजूद इतने कम वोटों से हारना कोई मैं बड़ी बात नहीं मानता। और आज हालात ये है कि जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो जब वहाँ घूमता है तो कोई लोग में कोई उत्साह नहीं है उसके प्रति, आकर्षण नहीं है जीत के बाद भी। और हारने के बाद भी जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो लोगों में एक विश्वास है, भरोसा है कि ये व्यक्ति कुछ कर सकता है। तो लेकिन चूंकि आपने धनबल की बात की, अब 3 चुनाव आप लड़ चुके हैं, चौथे की तैयारी कर रहे हैं अगर राजस्थान में उपचुनाव हो जाते हैं, इतना धन बचा भी है आपके पास? मेरे पास तो धन, बहन जब पहला चुनाव में छबड़ा लड़ा तब भी नहीं था और अंता लड़ा तब भी नहीं था, ना देवली में धन था। और आज अलवर में आया हूँ तो रात को मुझे सुबह जयपुर से उठता तो लेट होता, तो इसलिए मैं बांदी पे आके रात को 2 बजे आके रुक गया था। एक गाड़ी से आया था ना, मुझे मैंने कल कोई पोस्ट की ना किसी को फ़ोन किया। लेकिन बांदी कुई से जैसे मैं सुबह निकला तो आपने देखा होगा कि कई गाड़ियाँ, लोग स्वागत कर रहे हैं। चुनाव में भी मुझे खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जहाँ अपने अलवर में बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि एक भी अलवर का ऐसा गांव होगा जिस गांव से मेरे लिए समर्थन मांगने, आशीर्वाद देने वाले लोग नहीं गए। हर गांव से कोई न कोई जिसके पास गाड़ी थी वो एक बार तो कम से कम नरेश मीणा का प्रचार करने अंतर जरूर गया है। तो जब लोग, आम जनता जब आशीर्वाद दे देती है, आप देखो ना महात्मा गांधी देखो, जो भी लोग जो ईमानदारी से जनता के बीच में काम करते हैं तो जनता कभी भी उनको किसी भी मामले में कमजोर नहीं पड़ने देती। वो जनता हर तरह से उसकी मदद करती है और वही जनता मेरी मदद कर रही है। जनता ही मेरे को चुनाव लड़ाती है, जनता के दम पर ही अभी घूमते हैं। मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन गाड़ी में डीजल डलाता है, किसकी गाड़ी है। नरेश जी, क्योंकि आपने ये बात कही है और ऐसे में एक चर्चा बड़ी हो रही है कि निर्मल चौधरी ने करोड़ों रुपए की गाड़ी ली है, टोयोटा वेलफेयर नाम की जो गाड़ी है वो ली है। और लोग अब ये पूछ रहे हैं कि क्या छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए क्या इतना पैसा कमाया जा सकता है कि आपके पास 3 लग्जरी गाड़ियां हों? और लोग ये कह रहे हैं कि पैसा आता कहाँ से है? देखिए, ईमानदारी से तो नहीं हो सकता, मेरे से तो कभी नहीं हुआ। मैं तो अभी भी किराए के मकान में रहता हूँ जयपुर में। तो एक ईमानदारी से तो नहीं हो सकता। अब लेकिन हो सकता है किसी को निर्मल का काम पसंद आ गया हो, कोई भामासा ऐसा मिल गया हो, 1000-2000 करोड़ का व्यक्ति मिल गया हो। और वो कई, क्योंकि मैंने देखा राजनीति में कई लोग ऐसे भी होते हैं। अभी मैं जब अनशन पे बैठा, भूख हड़ताल पे बैठा, तो लोगों को लगा कि यार ये सही काम के लिए लड़ाई लड़ रहा है, सही काम के लिए संघर्ष कर रहा है। और जब मैंने कहा कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपए की मदद की जरूरत है, मैं 1 करोड़ रुपए उनको दूंगा, जो पीड़ित परिवार है, तो लोगों ने 24 घंटे में 1 करोड़ रुपए दे दिए। अब अगर कहीं कोई भामासा, बड़े भामासा उनको मिल गए हों और वो चाहते हैं कि भाई निर्मल अच्छा काम कर रहा है, छात्र संघ से निकल के आया, ये आगे बढ़ सकता है, और वो उसको गाड़ी दिला रहा होगा तो क्या दिक्कत है? लेकिन अभी संघर्ष हुआ कहाँ है? अभी संघर्ष, अभी तो चुनाव भी नहीं लड़े हैं, कोई विधानसभा का या कोई दावेदारी भी नहीं जताई है। देखो, हमारे टाइम पे जब हम छात्र राजनीति करते थे तो हमें जब छात्र संघ कोई पदाधिकारी बन जाते थे तो छात्र संघ में जो सीट होती थी उस पर भी छात्र नेता क्या करते थे कि साहब मुख्य अतिथि इसको बनाएंगे। तो मुख्य अतिथि उस बात के भी कि भाई इस आदमी को मुख्य अतिथि बना दो, ये 5 लाख दे देगा, ये 10 लाख दे देगा। ये उस समय भी होता था। छात्र राजनीति में जब घूमर कार्यक्रम कराते थे, उद्घाटन कराते थे, तो भामाशाह लोग मदद करते थे। अभी मैं भी जब चुनाव लड़ा तो कई लोग ऐसे भी अनजान लोग आते हैं जिनको लगता है कि भाई ये आदमी सही तरीके से काम कर रहा है, सही लड़ाई लड़ रहा है, अभी चुनाव में मेरी मदद करी। अब हो सकता है वो कोई किस्मत वाला है निर्मल कि उसको कोई बड़ा भामाशाह ऐसा मिल गया हो जो उसकी गाड़ियां दिला रहा है, उसकी मदद कर रहा है। ठीक है, मैं देखो, मेरे को उस मामले में कुछ पता नहीं है ना। निर्मल कैसे गाड़ी मिल रही है, कौन गाड़ी दे रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। तो मैं क्यों जबरदस्ती उसकी क्रिटिसाइज करूँ? मुझे जब ये पता लग जाएगा कि इसने कोई जमीनों पे कब्जा करके गाड़ी ली है या कोई गलत काम करके लिया, तो उस दिन मैं आपको इंटरव्यू में बोल दूंगा कि भाई इसने गलत किया है। मुझे अभी तक ये पता नहीं कि उसको कैसे, कहाँ से गाड़ी आ रही है, कौन गाड़ियां दे रहा है। तो हो सकता है वो लक्की है, किस्मत वाला, हमें नहीं मिल रहा कोई भामाशाह। हम भी तो ढूंढ रहे हैं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। 2028 का चुनाव लड़ेंगे, 25-30 सीटों पर प्रचार करेंगे, तो हम भी सोचते हैं कोई हेलीकॉप्टर वाला मिल जाए जो हेलीकॉप्टर दे दे। हम भी सोच रहे हैं कोई भाई टेंट लगाने के लिए या हमारी मदद करते, क्योंकि जरूरत तो पड़ती है राजनीति में। देखो, राजनीति में बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है, बहुत खर्चा होता है। और कई बार ऐसे भी कार्यक्रम होते हैं जहाँ हमें बेचारे जो स्टूडेंट, बेरोजगार स्टूडेंट को क्रिकेट की ट्रॉफी कर रहा है, वहाँ हम जा रहे हैं तो ये आशा करते हैं कि भाई साहब आए तो कोई 2-5 हज़ार की मदद कर दे। तो उस समय भी, अभी जैसे मेरा मन है, अभी भगत सिंह जो हमने सेना बनाई है
तो उसके लिए भी हमारा मन है कि भाई हम एक भगत सिंह जी की मूर्ति बनवाएं, उनका एक छोटा कहीं भी एक जगह स्मारक बनाए। उसके लिए तो पैसा चाहिए। तो देखते हैं कोई मतलब ऐसा भामासा मिल जाए, कोई व्यक्ति मदद करने वाला मिल जाए जिसके सहयोग से ये काम हो जाए। क्योंकि देखिए मेरे पे ये आरोप जो लगाया था एक नेता ने कि वो तो चंदे के लिए काम करता है। मैं आपको निवेदन करूंगा, देश की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई में ले लो या अभी तक ले लो आप, जो व्यक्ति राजनीति में है, या तो राजनीति में वही लोग आएंगे जिनके पास उद्योगपति हैं, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, या वो लोग राजनीति में आए, या हमारे जैसे लोग राजनीति में आएंगे। अब मेरे खेती बाड़ी थी जो मेन इनकम सोर्स था मेरा, और मेरा एक पेट्रोल पंप है। अब तो खेती बाड़ी में कर नहीं सकता, खेतों में तो मैं जा नहीं सकता, खेती बाड़ी में कर नहीं सकता, वो तो मैंने बट पे दे दी। पंप है तो पंप में से कितनी सी इनकम आएगी, और वो इनकम में उसमें बच्चों का भी अधिकार है, परिवार का भी अधिकार है, जो मेरी पत्नी है उसका भी अधिकार है कि उसको भी ये कि उनका भी घर चलाना है। मुझे ऐसा भी नहीं कि मैं वो उनकी शिक्षा बंद हो जाए, उनको सारी व्यवस्था बंद हो जाए और सारा कुछ मेरे को लौटा दूँ। अब ऐसे समय में हम लोग कैसे काम करें? तो लोगों को सहयोग मांगते हैं, चंदा मांगते हैं। मैंने तो खुला चंदा मांगा था, मैंने तो सोशल मीडिया के माध्यम से चंदा मांगा कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरी मदद करो। और अभी मैं BSS बना रहा हूँ, तो BSS में हम ट्रस्ट बना रहे हैं। उस BSS में जब हम मेंबरशिप लेंगे, उससे लोगों को जोड़ेंगे, उस समय भी हम आर्थिक मदद मांगेंगे लोगों को। और क्या फर्क पड़ता है अगर लाखों लोग हमारे कर्मचारी साथी हैं अभी मेरे, और जिनका मन भी रहता है हम नरेश की मदद करें, तो लाखों लोगों में अगर हम 500-500 हज़ार रुपए की मदद ले लें, और उनसे ना तो उनको कोई ऐसा कोई फर्क पड़ेगा, ना हमारी कोई रुकावट आएगी कार्यक्रम में। और ये सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं, जो मदद करते हैं वो भी जानते हैं कि हम जिसकी मदद कर रहे हैं उसका मदद का सदुपयोग हो रहा कि नहीं हो रहा, ये सब लोग जानते हैं। तो ठीक है। आपको क्या लगता है कि कैसा चल रहा है तीसरे मोर्चे का काम? क्योंकि अभी भी राजस्थान में यही धारणा है कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा नहीं बन सकता, कांग्रेस या मैंने अभी कई लोगों से मिला था, और मुझे लगता है कि इसकी रूपरेखा 2027 के जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा उसके बाद शायद राजस्थान में हलचल होगी। उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट आएंगे उसको लेकर भी काफ़ी सारे चीज़ें क्लियर रहेगी। 2027 यूपी चुनाव होगा, उसके बाद ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगा। अंत जब विधानसभा चुनाव हुए तो आपके साथ राजेंद्र गुड़ा हमेशा साथ दिखाई दिए। अब राजेंद्र गुड़ा क्या BSS में आएंगे या क्या उनकी राजनीति होगी? देखिए, गुड़ा साहब निर्दलीय 2-3 बार MLA रहे और उन्होंने मेरी पूरी ताकत से साथ दिया है। आज भी वहाँ अलवर हमारे साथ आने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनसे मेरी कल ही बात हुई थी, तो इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन मैं अभी जो भी कोई कदम उठा रहा हूँ या कहीं भी मैं कुछ करता हूँ तो उसमें सलाह राजेंद्र जी गुड़ा साहब से जरूर लेता हूँ। मैं किन से मिलता हूँ, क्या करता हूँ, तो उनसे सलाह लेता हूँ, क्योंकि उनको अनुभव भी है, राजनीतिक अनुभव उनके पास है, मिनिस्टर हो रहे हैं 2 बार, तो उनसे सलाह लेते हैं और जो भी करेंगे आगे, जो भी कदम उठाएंगे वो मिल बैठ के ही उठाएंगे। लोग ये कहते हैं कि राजेंद्र गुड़ा राजनीति के रामविलास पासवान माने जाते हैं, और क्या अब वो अपनी राजनीति की जो दिशा है उसको बदलना चाह रहे हैं? क्योंकि अंत में जब वो आपके साथ नजर आए तो उसके बाद से लोग ये कह रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। तो क्या माना जाए कि अब नरेश मीणा के साथ नजर आएंगे या जिसकी सरकार बन रही है उनके साथ नजर आएंगे? देखिए, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ कि गुड़ा साहब का मेरे ऊपर व्यक्तिगत तौर पर एहसान है उनका। उन्होंने मेरी मदद करी है, तो वो किसी भी परिस्थिति में रहे मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। जहाँ भी मेरे से जितना भी सहयोग होगा गुड़ा साहब के लिए, वो मैं सहयोग करने का उनके लिए प्रयास करूँगा। और यही मेरी शैली है, जो मदद करेगा उसके लिए हर स्तर पर मदद करेंगे, और जो नुकसान करेगा उसका बराबर हिसाब करते रहेंगे। चाहे चुनाव नरेश मीणा कितने भी हार जाए, लेकिन जो एक उग्र स्वभाव है या अपने विरोधियों पर निशाना साधना, वो कभी भी नहीं भूलते हैं। अभी भी चाहे ओम बिरला हो या अशोक चांदना हो, उन पर लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, और किसान आंदोलन की भी बात कर रहे हैं। राजनीति करने का मकसद ही एक ही है कि जो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने अपने आप को तानाशाह समझ लिया, मालिक समझ लिया, जिन्होंने ये समझ लिया कि हमें कोई चैलेंज करने वाले लोग नहीं है, हम जो चाहेंगे जो करेंगे, हम जिसको चाहेंगे जिसको मरवा देंगे, जिसको चाहेंगे जिसको कुचल देंगे, जिसको चाहेंगे जिसको पुलिस की जेलों में डलवा देंगे। तो ऐसे लोगों को हटाना ही तो मकसद है, और उसके लिए चाहे खुद बने कि ना बने, बनकर जरूर थोड़ी बनकर ही करें। और ये बात वो लोग नोटिस कर रहे हैं, ये और इसका कारण है कि मेरे को अंता चुनाव हराने के लिए, मैंने कहा ना, वहाँ आप पूछ लो
कितने कांग्रेस वालों ने बीजेपी को और कितने बीजेपी वालों ने कांग्रेस को टारगेट किया? कहीं किसी को टारगेट नहीं किया, नरेश मीणा को टारगेट किया। केवल ये कि उनको ये था कि नरेश मीणा अगर चुनाव अंता से जीत गया तो हमारी आने वाली पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, हमारे अस्तित्व को खतरा है, और उस अस्तित्व को बचाने के लिए सारे लोग एक हो गए। कितने बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि लोकसभा स्पीकर भारतीय जनता पार्टी से बनने वाले ओम बिरला जी पूरी तरह से प्रमोद जैन भाई की मदद कर रहे थे। अभी भी प्रमोद जैन भाई पे कई मुकदमे, लेकिन उसके बावजूद उनका कुछ नहीं होता। उनके साथ वाले विष्णु गर्ग नाम से एक व्यक्ति है वहां पे, जो फर्जी टीचर बन के जो शिक्षक थे, सरकार गवर्नमेंट शिक्षक थे, उनकी पत्नी और दोनों, लेकिन उन्होंने एक स्कूल में फर्जी मास्टर लगा के पूरी जिंदगी बगा दी, हजारों कई बच्चों की शिक्षा उसको। उसके बाद हाई कोर्ट ने उनको मुलजिम बना दिया, उसके बावजूद भी 12 की पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। इसका मतलब कहीं के संरक्षण है प्रमोद जैन भाई को बीजेपी की सत्ता की तरफ से, और वो संरक्षण ओम बिरला की तरफ से है। तो इसलिए मैं उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ। जो गठजोड़ है उसको खत्म करना चाहता हूँ हड़ौती से। अभी भी सपने में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख रही है? राजनीति में है तो राजनीति में ये मन तो रहता है कि ऊंचे से ऊंचे ओहदे पे बैठे, प्रयास है। और अब ये लगने लगा है कि एमएलए तो पहले ही बन जाते, 2008-13 में बन जाते। अब अगर इतने उम्र हो गई और उसके बाद अगर इतना जन समर्थन आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं तो देखता हूँ जिनकी जो एमएलए एमपी बन रहे हैं उनको कितना समर्थन, कितना आशीर्वाद है उनके साथ। और जब इतना जन समर्थन, इतना आशीर्वाद, इतने लोग ताकत के साथ खड़े हैं, तो फिर वापस इनको रिटर्न देने के लिए भी तो उतनी ताकत चाहिए ना। एमएलए बन के तो किन की मदद कर पाऊंगा? एक सीट भी मदद कर पाऊंगा? तो इनकी जो जितना जो फैलावड़ा फैल रहा है, तो ये जो अलवर से लेके हाड़ौती तक, तो उनकी मदद करने का जो ये ओहदा मिले उस ओहदे को प्राप्त करेंगे। बीते दिनों एक तस्वीर आई, आप राजकुमार रोज से भी मिलते हुए दिखाई दिए, क्या कुछ बातचीत हुई? सब चीज 2028 को लेकर चल रही है। अभी तो फॉर्मल बातें चल रही है, भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और अभी कोई उसके रूपरेखा नहीं है, रूपरेखा अभी बनी नहीं है। प्रयास कर रहे हैं भाई कुछ अच्छा हो। बीएसएस के जब आपने ऐलान किया तो उसके बाद क्या हनुमान बेनीवाल से बातचीत हुई तीसरे मोर्चे को लेकर के? बीएसएस कोई राजनीति का भी पार्टी नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत एक संगठन है जिसके माध्यम से मैं, मेरी जो सेना है बीएसएस सेना, उससे लोगों को जोड़ना चाहते हैं। गांव बूथ वाइज एक संगठन बनाना चाह रहे हैं। और बिना संगठन के, बिना ऑफिशियल काम किए आप कुछ नहीं कर सकते। पहले जब मजबूत हो जाएंगे, धरातल पे मजबूत हो जाएंगे, हर गांव में टीम खड़ी हो जाएगी, उसके बाद आकलन आ जाएगा। अलवर में हमारे कितने कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं से पूछेंगे, उस समय क्या राय मशवरा रहेगा। तो इसलिए मेरा व्यक्तिगत एक संगठन है और जिसमें सारे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, और उसका रजिस्ट्रेशन हमने पेश किया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी फरवरी में हमें मिल जाएगा। उसके बाद में फिर पूरी ताकत से काम करेंगे। हनुमान बेनीवाल से क्या बातचीत हुई है? बेनीवाल जी से बीच में बात हुई थी थर्ड मोर्चे को लेकर ही, तो काफी लंबी बात हुई, लेकिन अभी देखते हैं कौन सी सीट होगी। एक बार फिर से हम ये पूछेंगे कि क्या लगता है आपको, क्योंकि चर्चाएं तो अभी ये भी चल रही हैं कि आप राजगढ़ से चुनाव लड़ लीजिए। देखो, कॉन्फिडेंस होता है। मैं अंतर चुनाव लड़ने गया तो निर्दलीय लड़ा, तो लोगों में कहा यार, पहले भी मोहन जी बोरदा एक थे वहां पे, वो लड़े थे निर्दलीय, कि वो चुनाव लड़े, बहुत मजबूत थे, लेकिन उनके इतने वोट आए। देवली उनियारा जब मैं चुनाव लड़ने गया तो वहां के लोगों ने कहा कि साहब यहाँ गृह मंत्री थे दिग्विजय सिंह जी, वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनके इतने वोट आए। तो मतलब एक भावना थी कि निर्दलीय चुनाव नहीं जीत सकते। छबड़ा में जब चुनाव लड़ने गया तो लोगों का यह था कि 5-10 हजार वोट आएंगे, तो आधा माहौल तो आपका मेरा वैसे खत्म कर दिया कि साहब यहाँ तो निर्दलीय की कोई वो ही नहीं, यहाँ तो बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, तो आप यहाँ मत करो। फिर भी वहाँ वोट आए। राजगढ़ जैसे भी विधानसभा है, तो राजगढ़ में ये पूर्वी राजस्थान की जो विधानसभा है, ज्यादातर इन पूर्वी राजस्थान में ज्यादातर सीटों पे लोग पार्टी की अपेक्षा व्यक्ति को वोट देते हैं। राजगढ़ की जनता में कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हम लोग जब गोलमा देवी जी को निर्दलीय एमएलए बना सकते हैं, यहाँ से जब धान का एमएलए बन सकता है, तो नरेश मीणा क्यों नहीं बन सकता? तो ये लोग कहते हैं कि साहब अगर कहीं कुछ नहीं हो रहा तो इधर आ जाओ, हम जिता देंगे, जिताकर विधानसभा भेज देंगे। तो अभी तो समय बताएगा कौन क्या करना है, कहाँ से लड़ेंगे। अभी बहुत सारी सीटें पूर्वी राजस्थान में, मत बता दो आपको, पूर्वी राजस्थान में ज्यादातर जो एमएलए अभी है, ज्यादातर सांसद भी यहाँ तो वो ज्यादातर राष्ट्रीय पार्टी से नहीं, वो थर्ड फ्रंट से आ गए, इंडिपेंडेंट या तीसरी पार्टी से लड़के आए। मुरारी लाल जी मीणा बहुजन समाजवादी पार्टी से जीत के आए, रमेश जी मीणा सपोटरा बहुजन समाजवादी पार्टी से जीते,
लाखन जी मीणा करौली बहुजन समाजवादी पार्टी से जीते, रामकेश मीणा गंगापुर सिटी बहुजन समाजवादी पार्टी से जीते, ओम प्रकाश उल्ला जी निर्दलीय चुनाव जीते, प्रसाद लाल जी का टिकट कट गया एक बार तो जट पर निर्दलीय चुनाव जीते, सिकराय से गीता वर्मा निर्दलीय राजपा से चुनाव जीती। यहाँ एक लोगों में यह है कि यहाँ हम पार्टियों को दरकिनार करके किसी व्यक्ति विशेष को भी चुनाव जिता सकते हैं अगर व्यक्ति विशेष के सबके लोगों को लगाव है तो वे क्यों में। और अभी मैं जिस एरिया में मेहनत कर रहा हूँ हाड़ौती में, वहाँ मैं इन 3 जगह चुनाव जहाँ लड़ा वहाँ लोगों को भी ये विश्वास होने लग गया कि थर्ड मोर्चे से भी यहाँ जीत सकते हैं। सहारा थोड़ा सा सहारे की जरूरत है, मुझे कितने सहारे की जरूरत है, 8,000 वोट अगर मुझे कांग्रेस की तरफ से टूट के मेरी तरफ आ जाते तो जिसमें खेल हो गया तो मैं चुनाव जीत जाता। अब जैसा कमियां जो है उन सारी कमियों को दूर करते हुए पूरा वो कर रहे हैं कि भाई किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, किस तरह से इकट्ठा होकर या कैसे क्या पार पड़ेगी, उस पर जब रूपरेखा बन जाएगी तो बता देंगे आपको। नरेश जी, क्या अभी भी कांग्रेस की विचारधारा बची है नरेश मीणा के अंदर? देखो, कांग्रेस में ऐसे लोग बैठे हैं जो सारे लुटेरे ही लुटेरे हैं, जिनको टिकटों के नाम पर पैसा चाहिए। अलवर में ले लो ना, सारे टिकट बिकते हैं यहाँ फूलबाग से, सारे पैसों में बिकते हैं। और वो व्यक्ति टिकट बांटता है जिसके 5 वोट नहीं है, जो खुद वार्ड पार्षद नहीं बन सकता। जो वार्ड पार्षद अलवर में नहीं बन सकता वो तो टिकट बांटता है, और जो जिनकी संख्या है जिनको टिकट चाहिए उनको पैसा देना पड़ता है। ऐसा ये अलवर नहीं, जैसा पूरे राजस्थान में है, पूरे राजस्थान में। अभी जो कटारा ने जो कहा पेपर लीक के मामले में आरपीएससी में कि मैंने दिनेश खुरनिया को पैसे दिए हैं, अब दिनेश खुरनिया पूरे टिकट बांटता था उदयपुर अंचल में और पूरे पैसे लेके बांटता था। प्रमोद जैन भाया हमारे 7 टिकट बांटे, 7 के साथ से 1-1 करोड़ रुपए लिए। अभी पिछले चुनाव में 2023 की चुनाव में सबसे 1-1 करोड़ रुपए लिए 7 के साथ टिकटों में। तो ऐसे जो लोग कांग्रेस में बैठे हैं वो नरेश मीणा को क्यों अंदर जाने देंगे? वो तो कहेंगे नरेश मीणा तो मांगेगा 10 टिकट, तो 10 टिकट का वो क्यों अपने 50 करोड़ का नुकसान करवाएंगे? राहुल गांधी जी को पता थोड़ी कौन नरेश मीणा क्या है। वो वहां तो ये जो जाएंगे फूलबाग वाले जो ये बड़े बड़े धन्ना सेठ रही है, वो कहेंगे कुछ नहीं साहब, हम जिता लेंगे। आपने अभी जिन नेताओं के नाम लिए उनमें से अधिकांश कांग्रेस में है, चाहे वो दूसरे दल से लड़ करके आए हों। क्या ये माना जाए कि अगर नरेश मीणा चुनाव लड़ के जीत जाते हैं, चाहे वो बीएसएस से जीते या तीसरे मोर्चे से जीते, तो क्या उसके बाद कांग्रेस में जा सकते हैं? देखो आंचल बहन, मैं पप्पू यादव को पढ़ता हूँ बिहार में जी। जब भी वही उनकी स्टोरी डलती है तो मैं उसको देखता हूँ। मैं राजा भैया की स्टोरी देखता हूँ यूपी में, ठीक है। राजा भैया 80-80 हजार लाख वोटों से चुनाव जीते और जेल में रह के भी चुनाव जीते, और उन्होंने पार्टी बनाई। तो पार्टी उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं। मैं ये समझाना चाहता हूँ राजस्थान के लोगों को, मेरे समर्थकों को जी। जो ये कहते हैं कि भाई साहब ये पार्टी ज्वाइन कर ले, राष्ट्रीय पार्टी में चले जाएंगे तो अपने एमएलए बन जाएंगे। मैं उनसे ही कहना चाहता हूँ, मैं 3 जगह चुनाव लड़ लिया, इतने वोट ले आया, मैं इतने, अब तो उम्र 45-66 साल उम्र हो गई, अभी भी मैं कोई राष्ट्रीय पार्टी में जाकर केवल एमएलए बनकर बैठ जाऊं तो फिर मेरा राजनीति करने का मतलब ही क्या है? राजा भैया ने पार्टी बनाई, 2 कैंडिडेट एमएलए के चुनाव लड़ाए, 1 जीता, लेकिन वो एक एमएलए के जो मालिक है पार्टियों में, यूपी में बिहार में, वो भी मालिक है। वो कम से कम बार्गेनिंग तो करते हैं, वो अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई तो लड़ते हैं सत्ता में, और उनको मौके भी मिलते हैं। उनको जब राज्यसभा सांसद किसी को राज्यसभा सांसद बनना तो उनके राष्ट्रीय पार्टियां उनके आगे ढोक देती रहती है हमारे कैंडिडेट को वोट देना, उस समय उनके काम निकलते हैं। आज हनुमान बेनीवाल जी अकेले सांसद हैं, एक भी एमएलए नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत ताकतवर है। दोनों पार्टियां उनसे उम्मीद रखती है जब भी कोई चुनाव आएगा तो उनको मदद मिले। सेम राजकुमार जी रोध की मान लो, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी यहाँ राजस्थान में चुनाव लड़ी, कई जगह चुनाव लड़ी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का नाम उम्मीद करते हैं लोग कि कुछ नहीं मिलेगा तो चंद्रशेखर की पार्टी से चुनाव तो लड़ लो, तो वोट तो आएंगे। यहाँ राजस्थान में कई वोट आए, वो योगी के खिलाफ चुनाव लड़े, फिर वो अभी सांसद बन गए। लेकिन आज चंद्रशेखर की चर्चा पूरे यूपी चुनाव में रहेगी। उत्तर प्रदेश का जो 2027 का जो चुनाव होगा उसमें एक चंद्रशेखर फैक्ट्री भी वहाँ काम करेगा। अब उसमें उनके बाद किस्मत है अभी तो, क्योंकि मायावती और चंद्रशेखर आजाद 2 एक ही दरे से आते हैं, वर्ग से आते हैं, तो कितना क्या रहेगा। तो मैं चाहता हूँ अगर जैसे मैंने पार्टी बना ली, मुझे उम्मीद है अगर उसका कहीं कॉम्बिनेशन हो गया या कोई थर्ड फ्रंट से हमने कोई गठजोड़, हमारा जो मैं सोच रहा हूँ वैसा हो गया, तो मुझे विश्वास है कि 20-30 सीटों पे खेल हो सकता है राजस्थान में।
20-30 जो सीटें होती है वो काफी बड़ी हैं, लेकिन अब सरकार के 2 साल हो गए हैं, मंत्री जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं और अपनी सरकार के कामकाजों का बखान कर रहे हैं। नरेश मीणा को क्या लगता है कि सरकार ने काम किया? सरकार कहीं भी दरअसल भी नहीं है। जो बजरी माफिया, जो बजरी के अवैध खनन, जो कांग्रेस सरकार में होते थे, खान माफिया, वही अभी चल रहा है। राजस्थान में सत्ताएं बदलती है, लेकिन काम करने का ढांचा, काम करने की स्टाइल, भ्रष्टाचार वो का वही रहता है। और मैंने तो बार बार कहा, मैं तो जेल में निकला जब भी कहा कि भाई मैं एक बार मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूँ कि जेलों में किस तरह के हालात हैं, ग्रामीण एरिया में किस तरह के हालात हैं, झालावाड़ बारा में किस तरह के हालात हैं, ये आरसीपी को लेकर क्या क्या कंडीशन है, किस तरह से मतलब हर जगह जो नेता थे वो घुमा पिया या ठेकेदार बन गए। नेता अब जनसेवा तो कर ही नहीं रहे, नेता तो सब ठेकेदार बन गए। सबकी जेसीबियां चल रही है, सबके डंपर चल रहे हैं, कोई मिट्टी खोदने में लग रहा है, कोई रेत खोदने में लग रहा है, कोई भाटा खोदने में लग रहा है। ये नेताओं के काम नहीं थे। राजनेताओं के ये काम नहीं थे कि प्रॉपर्टी का काम करना, ये काम करना, जो लेकिन सारे नेता यही काम कर रहे हैं, पैसा कमाने का काम कर रहे हैं ताकि चुनाव में उनको वो करें। तो कुछ नया बदलाव होना चाहिए। नया बदलाव जब भी होगा जब नया विकल्प आएगा। नया विकल्प आएगा तो नए लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, तो उससे कुछ तो सुधार होगा। क्या लगता है कितने नंबर देंगे? 10 में से कितने नंबर देंगे बजट सरकार को? मेरे लिए तो 0 है। कोई एक अच्छा काम नहीं किया? हाँ एक काम ठीक लगा, ये युवाओं का जो था पेपर लीक वगैरह, उस पर कहीं के नकेल कसी। लेकिन जैसे उस पर कहीं के नकेल कसी है, वही नकेल मैं भ्रष्टाचार पे चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार पे नकेल कसे। भजन लाल जी को 2 काम अगर कर दे, वो 2 काम, एक तो भ्रष्टाचार पे नकेल कस दे, अभी तुरंत प्रभाव से 3 एमएलए थे, तीनों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देते और इनको जेल में डाल देते। मैं कह रहा हूँ भजन लाल जी की वाहवाही हो जाती। भजन लाल जी नशे को खत्म करवा दे राजस्थान में। नशा आज हर नशा बहुत तेजी से राजस्थान में फैल रहा है, ड्रग्स का बहुत तेजी से मामला फैल रहा है, वो खत्म करा दे। मैं पंजाब रह के आया, पंजाब में सड़क पे एक भी गाय नजर नहीं आती, सुव्यवस्थित गौशाला है, वहां कहीं तारबंदी नहीं। भजन लाल जी को चाहिए कि राजस्थान में हर विधानसभा में, हर तहसील क्वार्टर पे, हेड क्वार्टर पे एक गौशाला खोले, ताकि ना तो गौ माता का, एक तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि व्यक्तिगत तौर पर जहां कहीं भी भ्रष्टाचार हो उसको उजागर करे, और राजस्थान में पर्यावरण की जरूरत है, पर्यावरण पे ध्यान दे। नशा जो फैल रहा है इस पे जनता को जागरूक होना चाहिए, और जनता को एक प्रयास करना चाहिए कि जनता को जहां भी कहीं भी नशा दिखता है उसके खिलाफ आवाज उठाए। तो जी बिल्कुल, शुक्रिया बातचीत के लिए। ये थे हमारे साथ नरेश मीणा, जिन्होंने ये कहा कि भजनलाल सरकार ने कोई काम अच्छा किया हो या ना किया हो, लेकिन पेपर लीक पर उन्होंने नकेल कसने की कोशिश की है और युवाओं के लिए एक अच्छी जो नजीर है वो साबित हो सकता है। और इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने कहा कि माफियाओं का राज है राजस्थान में, इसको बंद करना चाहिए, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इस पर सीएम भजनलाल शर्मा को ध्यान देना चाहिए। लेकिन नरेश मीणा ने यह खुलासा नहीं किया है फिलहाल तो कि कहां से चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर बता सकते हैं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।